We have a fantastic session today. We are going to talk about robbery and dacoity. आप हमेशा देखते होंगे कि हमारे सोसाइटी में कई बार चेन पुलिंग होती है, देखा है? कई बार आपको मम्मी या पापा घर आके बताते कि अरे यार बाजार में एक अजीब सी घटना हुई, एक लेडी जा रही थी और उसके गले से किसी ने चेन पकड़ा और खींच करके कोई बंदा भाग गया, और जब वो चेन खींचा तो वो लेडी गिर गई एंड शी वाज हर्ट, उसको चोट लग गई। क्या आप में से कोई बता सकता है कि यहां पर इस तरह के इवेंट को जनरली हम क्या कहते हैं? हादसे होते रहते हैं, यू कैन डिस्टिंग्विश कई सारी चीजें हैं यहां पर। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है उसको आप क्या कहते हो? डेकॉइटी कहते हो, रॉबरी कहते हो, एक्सटॉर्शन कहते हो, थेफ्ट कहते हो, बर्गलरी कहते हो, क्या कहते हो? लूट कहते हो, क्या कहते हो? डेकॉइटी मतलब डकैती, ओके, और रॉबरी का मतलब भी डकैती ही होता है, बट देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। बट मैंने आपको एक इंसिडेंस दिया कि भाई रोड पे कोई व्यक्ति चल रहा था, वो चेन पहना हुआ था और दो लोग मोटरसाइकिल में आते, उसकी चेन पकड़ते, खींचते हैं, चेन तोड़ करके ले जाते हैं, लेडी रास्ते में गिर जाती है एंड शी वाज हर्ट। वो नहीं भी गिरती है बट चेन वहां से खींच करके लेके दो व्यक्ति चले गए। सो यहां पर क्या हो गया? रॉबरी। कई बार ये चीजें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, देखते हो कि यार यहां पर रॉबरी हो गई। इनफैक्ट हमने बहुत सारी मूवीज देखी है ना, रॉबरी के ऊपर आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देखी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अनलॉफुल एक्ट, जिसको आपने एक को रॉबरी बोला और एक को डेकॉइटी बोला, बट इन हिंदी टर्म्स बोथ आर कॉल्ड एज डकैती। तो अच्छा, रचित ने थेफ्ट बोला, स्नेहा ने रॉबरी बोला है, उसके बाद बाकी लोगों ने भी, ज्यादातर लोगों ने रॉबरी बोला है। ओके, ऑल राइट, सो विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस। बट यहां तक पहुंचने से पहले हमने जो लास्ट वाली क्लास की थी उसका एक फ्लैशबैक हम कर लेते हैं, ताकि कुछ बच्चे जो नए हैं वो इस बात को ठीक से समझ पाए। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के बारे में बात किया था, आपको याद है ना? थेफ्ट मतलब चोरी, ओके, चोरी। और चोरी कैसे होता है? चोरी को कैसे हम आईपीसी में डिफाइन करते हैं कि आप एक व्यक्ति के पोजीशन से उसकी चीजें उठा लेते हो बिना उसके कंसेंट के, उससे आपने पूछा नहीं और उसकी चीज आपने उठा ली, तो क्या थेफ्ट हो जाएगा? नहीं। यहां पर एक इंटेंशन होना जरूरी है। किस तरह का इंटेंशन? एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो आपका एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, और इंटेंशन कैसा है? किसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना और किसी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना। उस इंटेंशन के साथ यदि आपने किसी के टेबल पे से कोई चीज उठाई है बिना उस व्यक्ति के कंसेंट के, तो ये थेफ्ट हो जाएगा। मतलब मेरा ये पेन मेरे टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, ओके, स्नेहा मेरे इस स्टूडियो में आकर के मेरा पेन यहां से उठाकर ले जाती है फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग। ओके, मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूं और पता कर रहा हूं कि मेरा पेन कहां गया। आई डिड नॉट फाइंड माई पेन। जब मुझे ये स्नेहा के टेबल के पास मिलता है या स्नेहा के पास में ही मिलता है और मैं कहता हूं स्नेहा आपने मेरे पेन चुराया है, तो जब मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट देखेगा कि भैया इंटेंशन क्या है, स्नेहा तुमने यहां से क्यों लिया था? स्नेहा बोलती है कि सर मेरे को यहां पर लिखना था, कुछ अर्जेंट में मुझे लिखना था, आई वॉज नॉट फाइंडिंग एनी पेन नियर बाय, सो आई वेंट टू दिस रूम। मैं स्टूडियो में पहुंची और टेबल पे सर का पेन रखा हुआ, तो मैंने वहां से उठा लिया लिखने के पर्पज से। नाउ दिस इज समथिंग दैट एग्जिबिट्स दैट शी डज नॉट हैव एनी इंटेंशन टू हैव ए रॉन्गफुल गेन फॉर हरसेल्फ। यहां पर उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था जिससे वो अपने आप को एक रॉन्गफुल गेन दे सकती हो और मुझे एक रॉन्गफुल लॉस। सो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दैट इंटेंशन दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ स्नेहा वुड नॉट बी टर्म्ड एज थेफ्ट। और यहां पर कोर्ट बोलेगा चलो कुछ नहीं हुआ, आप इनको पेन वापस कर दो, मामला डिस्मिस हो जाएगा। ओके, लेकिन सिर्फ यहां पर यदि स्नेहा के मन में एक इंटेंशन आता कि मैं सर को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती हूं और इस वजह से उसने मेरे टेबल से पेन को उठाया है मेरे बिना परमिशन के, दैट मीन्स शी टुक द पेन विदाउट माई कॉन्सेंट फ्रॉम माई पोजेशन जस्ट टू गिव ए लॉस टू मी एंड देयर बाय शी हैज कमिटेड द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ थेफ्ट। ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। अच्छा, मेरे को रचित ने एक मैसेज भेजा था, सर आपने आइडल्स के बारे में बोला था, तो आइडल्स में मूवेबल माना जाएगा कि आइडल्स को इमूवेबल माना जाएगा? देखो भाई, सीधी सी बात है, यदि आपने प्रतिमा ऐसी बनाई है
कि वो हट नहीं सकती। जैसे आप भोपाल में जब पढ़ने के लिए एमपी नगर आते हो तो आपको यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की एक मूर्ति दिखती है एमपी नगर में, तो वो कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल रिजिड है, लगा हुआ है, चिपका हुआ है, वहां से कोई उठा करके तो नहीं लेके जा सकता, लेके नहीं जा सकता ना, तो दैट इज कॉल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन वही महाराणा प्रताप जी की यदि मूर्ति वहां पर लूज होती और आप कहते कि सर मैं उसको उठाकर लेके जा सकता हूं ट्रक में डाल के, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाते हैं। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू आइडल मतलब प्रतिमाएं, मूर्तियां, यदि वो फिक्स्ड है, इफ इट इज फिक्स, कंप्लीटली फिक्स्ड with the earth or with anything which is very rigid and you are not able to move it, okay, in that case that would be called as immovable property, और यदि आप मूव कर सकते हो then in that case that would be called as movable property। ठीक है, तो चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट पे होगा, चाहे वो मेरा पेन हो, मेरा लैपटॉप हो, मेरा फोन हो, मेरा कैमरा हो, मेरी किताबें हो, मेरा चेयर हो, टेबल हो, कुर्सी हो, कुछ भी, एनीथिंग विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये तो हो गया आपका थेफ्ट। मैं ये इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आप भूल गए हो, तो यदि आपको ये याद रहेगा तो हम आगे के काम को थोड़ा सहमति से और अच्छे से कर सकेंगे और यहां पर कोई समस्या नहीं होगी। ओके, ये था हमारा थेफ्ट। तो ऐसा कोई काम जो आप कर रहे हो जिसमें आप एक रॉन्गफुल लॉस किसी को देना चाहते हो और किसी और को रॉन्गफुल गेन देना चाहते हो, और इस इंटेंशन से आप वो काम करते हो जिसमें एक मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी जगह से आप हटा देते हो उस व्यक्ति के परमिशंस के बगैर जिसका वो सामान है। ओके, सो दिस पेन वाज विथ माय पोजेशन एंड ही टुक माय पेन विदाउट माय कंसेंट, विथ व्हाट, विथ अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मेरे को एक नुकसान देने के लिए और किसी और को एक फायदा आपको हो, यह जरूरी नहीं है, फायदा किसी और को भी हो सकता है। इन दैट केस यू हैव कमिटेड द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ थेफ्ट। यहां पर कोई फोर्स नहीं था और यहां पर जो पोजेसर था उसको यह पता भी नहीं था कि मेरी चीज चोरी हो गई हो। जरूरी ये नहीं है कि विश्वजीत दत्ता को पता चले कि यार उसका पेन टेबल के ऊपर था, अभी चोरी हो गया। हो सकता है मेरे को पता ही ना चले, हो सकता है 3-4 दिनों तक मेरे को ये पता ही ना चले कि मेरा पेन जो टेबल के ऊपर रखा था वो पेन चोरी हो गया। ओके, कई बार ऐसा होता है कि पोजेसर को पता ही नहीं होता है कि उसका सामान चोरी हो गया, बट वो सामान ऑलरेडी काफी पहले चोरी हो चुका है। ओके, तो यहां पर पोजेसर को ना पता है, कई बार एक्नॉलेज भी नहीं होता है और पोजेसर के ऊपर कोई फेयर नहीं है, कोई फोर्स नहीं, क्योंकि पता नहीं है। ओके, उसी पर जब हम एक्सटॉर्शन के बारे में बात करते हैं, एक्सटॉर्शन में आप क्या करते हो, एक्सटॉर्शन में जो व्यक्ति अक्यूज्ड होता है वो किसी व्यक्ति को इस प्रकार की धमकी देता है जिससे वो सामान या पैसा या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी देने को तैयार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रकृति को बोला कि कल मैं तुम्हारे छोटे भाई को स्कूल से किडनैप कर लूंगा यदि तुमने मुझे 10,000 रुपए कल सुबह तक नहीं भेजे। कल दोपहर को तुम्हारा भाई किडनैप हो जाएगा इफ यू आर नॉट गिविंग मी 10,000 रुपीज बाय टुमारो मॉर्निंग। तो इस स्टेटमेंट में प्रकृति को क्या लगेगा, प्रकृति मेरे पास में नहीं है, कोई इंस्टेंट फियर तो है नहीं प्रकृति को, बट उसके मन में ये डर बैठा है कि यार कल सुबह तक यदि मैंने पैसा नहीं दिया तो ये व्यक्ति मेरे ब्रदर को स्कूल से उठाकर ले जाएगा। ओके, तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम अगले व्यक्ति को इंड्यूस करते हैं, हम उसको इस तरह से स्टेटमेंट देकर इंड्यूस करते हैं कि वो आपको सामान देने के लिए तैयार हो जाता है, और वो सामान कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी और इट कुड बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, it could be even a blank paper that when signed and sealed it will become a very valuable security, कुछ भी हो सकता है, isn't it? तो यहां पर एक इंड्यूस है, थेफ्ट में कोई इंड्यूस नहीं था क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं था, पर यहां पर अगले व्यक्ति को पता है कि मुझे एक ऐसी धमकी दी जा रही है और यदि मैंने उस काम को नहीं किया तो ये व्यक्ति मेरे साथ ये काम तो कर देगा। उस डर के कारण वो सामान लेकर अक्यूज्ड तक जाता है। याद रखो ये दो डिफरेंस है, थेफ्ट में कभी भी विक्टिम सामान लेकर अक्यूज्ड तक नहीं जाता है, लेकिन एक्सटॉर्शन में हमेशा विक्टिम सामान लेकर अक्यूज्ड तक जाता है। यदि अक्यूज्ड ने बोला कि ये सामान आप मेरे छोटे भाई को जाकर देकर आओ, तो विक्टिम उस सामान को लेकर अक्यूज्ड के छोटे भाई तक देने के लिए आएगा। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इन थेफ्ट देयर इज नो फोर्स, वेयरएज इन एक्सटॉर्शन देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ फोर्स। एक फियर भी था लेकिन इंस्टेंट फियर नहीं था, फियर एक समय पे एक्ट होता है। यदि मैंने आपको 2 दिन का टाइम दिया है तो 2 दिन के बाद आपको एकदम
डर लगता है, इंस्टेंट फियर लगता है, लेकिन 2 दिन का टाइम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सो इफ यू आर सपोज टू डू व्हाट द अक्यूज्ड वांट्स यू टू डू, देन डेफिनेटली आपको डरने की जरूरत नहीं है. बट इन दैट केस यू हैव टू पार्ट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मे बी मूवेबल और इमूवेबल, टू द अक्यूज्ड और टू एनीबडी हुम द अक्यूज्ड विल आस्क यू. तो ये होता है एक्सटॉर्शन. ओके, आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अक्यूज को देना पड़ता है उसके कहने के अनुसार, नहीं तो वो ऐसी चीज कर देता है जिससे आपका नुकसान हो सकता है. ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आई पुट इट ऑन मी, लेट्स से आई हैव एन illicit relationship with a lady for an example, but I am hiding that from my wife. अब किसी ने मेरे को धमकी दी कि आप मेरे को 1 लाख रुपए नहीं दोगे तो इस रिलेशनशिप का भांडा मैं आपकी वाइफ के सामने फोड़ दूंगा. Now I have a reputation in the family, I have children in the family, so my reputation is right now on stake. अब क्या होगा, मेरे को डर लग रहा है कि यदि मैंने इस व्यक्ति को पैसा नहीं दिया तो ये मेरा पूरा भांडा फोड़ देगा. तो डर के मारे मैं उस व्यक्ति को बोलता हूं ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, आप शांत रहना. Okay, this is called as extortion. This is also wrong and under IPC, Indian Penal Code 383, this is a wrongful act और इसके लिए पनिशमेंट होता है. थेफ्ट के लिए 3 साल का पनिशमेंट होता है, एक्सटॉर्शन के लिए भी 3 साल का पनिशमेंट होता है. एक्सटॉर्शन में फियर के साथ एक फोर्स होता है और कुछ ऐसी बातें आप कर देते हो जिसके कारण विक्टिम इंड्यूस हो जाता है कि हाँ मुझे तो देना ही पड़ेगा, यदि मैं नहीं दूंगा तो मेरे साथ ही गड़बड़ी हो जाएगी. ओके, उसके बाद की स्टेज होती है रॉबरी और डेकोइटी. तो आप ये कह सकते हो कि सर रॉबरी इज द एक्सासर्बेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. यदि आप और ज्यादा इंटीग्रेट कर देते हैं थेफ्ट को, या आप यदि और ज्यादा एक्सटॉर्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो रॉबरी बन जाता है. कैसे रॉबरी बनेगा, दैट विल बी स्टार्टिंग right in front of you with this photo. इस फोटो में आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति के हाथ में पैसा है, साथ में उसने एक बंदूक भी पकड़ा हुआ है. जब भी हमने एक्सटॉर्शन की बातें करी, मैंने कोई पिक्चर नहीं दिखाया आपको सो फार इन द लास्ट क्लास ऑल्सो. मैंने कोई फियर क्रिएट करने की कोशिश नहीं की. मैं धमकी फोन पे भी दे सकता हूं और मैं फोन पे धमकी देकर बोल सकता हूं कि आप मेरे को यदि पैसा नहीं दोगे तो मैं आपकी डॉटर को मार दूंगा. एक बार एक प्रिंसिपल ने एक लेडी टीचर को काफी दूर इलाके में बुलाया कि मैडम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है. जब वो लेडी वहां पर गई तो प्रिंसिपल ने बोला कि आप मेरे को ये वाली फाइल दे दो, यदि आप मेरे को ये फाइल नहीं दोगे तो आई एम गोइंग टू आउटरीच योर मॉडेस्टी. हिंदी में इसको बोलते हैं मैं आपकी इज्जत लूट लूंगा. दिस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन इन हिंदी मूवीज. आपने पुरानी मूवीज यदि देखा है तो वो लड़की डर के मारे वो फाइल निकाल करके अपने बैग में से उस प्रिंसिपल को दे देती है. अब आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या हुआ. उसको वहां पर बुलाया और बुलाने के बाद एक ऐसी धमकी दी और उस धमकी के बाद इस व्यक्ति ने, उस लेडी ने उस फाइल को उठा करके प्रिंसिपल को दे दी. ये एक्सटॉर्शन है. ओके, उस जगह पर प्रिंसिपल ने एक ऐसी बात कही जिसके कारण उस लेडी इंड्यूस हो गई ये तय करने के लिए कि हाँ यदि मैं इस फाइल को नहीं दूंगी तो मेरे साथ बहुत बड़ा नुकसान हो गया. तो वहां पर वो फाइल दे देती है. दिस इज कॉल्ड एज एक्सटॉर्शन. उसके आगे की कहानी जो है रॉबरी से शुरू होती है. कभी भी रॉबरी होने से पहले थेफ्ट का या एक्सटॉर्शन का होना जरूरी है. कभी भी रॉबरी कमिट नहीं हो सकता है विदाउट ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. मतलब रॉबरी कमिट होने के लिए या तो थेफ्ट के थ्रू रॉबरी कमिट होगा या तो एक्सटॉर्शन के थ्रू रॉबरी कमिट होगा. दोनों में से किसी एक तरीके से रॉबरी कमिट होगा. रॉबरी में देखो क्या बात है. रॉबरी में सामने आप देख सकते हो इस बंदे के हाथ में एक पिस्तौल, एक बंदूक है और साथ में उसके हाथ में कुछ सामान है, पैसा है. उसके सामने एक बंडल है, एक छोटा सा थैली है. उस थैली के अंदर आपको दिख रहा है कि काफी सारा शायद पैसा होगा. यदि मैं रॉबरी को नॉर्मल डेफिनेशन में बोलूं तो ये सामने लिखा हुआ है, एनी एक्शन ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी ले रहे हो. प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी ए मूवेबल और इट कुड बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. किस तरह से ले रहे हो, अनलॉफुली, जिस पर आपका कोई राइट नहीं है बट आप ले रहे हो अनलॉफुली फ्रॉम ए पर्सन बाय फोर्स. हम फोर्स कैसे लगाते हैं, यदि आप मेरे आमने सामने आ जाओ तो आप मेरे को कैसे फोर्स लगाओगे, या तो आप मेरे को धक्का दोगे, इज़न्ट इट, या तो आप डंडे से मेरे को मार दोगे या बंदूक लगा दोगे मेरे सिर के ऊपर. ओके, दिस इज हाउ यू अप्लाई फोर्स ऑन द अदर पर्सन. तो जब भी रॉबरी कमिट होगा तो फोर्स का लगना जरूरी है.
ओके प्रत्यक्ष रूप में फोर्स का लगना जरूरी है। मतलब रॉबरी एक ऐसा इवेंट है जो प्रत्यक्ष रूप में कमिट होता है इन फ्रंट ऑफ द विक्टिम। विक्टिम आपके सामने है, अक्यूज्ड भी सामने है, और अक्यूज्ड विक्टिम के सामने ये पर्टिकुलर इवेंट कमिट करता है, जिसमें एक फोर्स होता है। फोर्स कुड बी ईदर विद द हेल्प ऑफ ए पिस्टल और इट मे बी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सॉर्ट ऑफ फिस्ट ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम, और इट मे बी विथ सम सॉर्ट ऑफ हर्ट, और मे बी आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर दो, किसी कमरे में बंद कर दो, उस चीज के डर से भी ये रॉबरी कमिट होता है। कैसे होता है आगे देखते हैं। सो द एक्शन ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी अनलॉफुली फ्रॉम ए पर्सन बाय फोर्स और बाय फियर और बाय हर्ट और थ्रेट ऑफ फोर्स, फियर और हर्ट विद एन इंटेंशन ऑफ परमानेंटली डिप्राइविंग द ट्रू ओनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ हर प्रॉपर्टी। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आपको डरा के धमका के आपको आपके प्रॉपर्टी से पूरी तरह से परमानेंटली वंचित करना चाहता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड एज रॉबरी। रॉबरी हमेशा दो प्रकार से होता है, रॉबरी बाय थेफ्ट एंड रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। तो पहले रॉबरी बाय थेफ्ट देखते हैं। आप देखो इसमें हो क्या रहा है। ये जो व्यक्ति है जो आपके सामने यहां पर दिख रहा है, जिसके हाथ में एक ब्लैक कलर का ग्लव्स पहना है उसने, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये ब्लैक कलर का ग्लव्स से आप देख सकते हो, इससे आपको जाहिर हो रहा है कि ये व्यक्ति कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहा है, और वो किसी दूसरे व्यक्ति से पर्स को खुद अपने हाथों से छीन रहा है। ओके ये देखो छीन रहा है, खुद छीन रहा है। हमेशा याद रखो, थेफ्ट में खुद अक्यूज्ड सामान को लेता है, एक्सटॉर्शन में खुद विक्टिम सामान को या तो अक्यूज्ड को देगा या अक्यूज्ड के कहने पर किसी और व्यक्ति को देगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट and extortion. So in theft, the accused takes away the property, whereas in extortion, the victim gives the property either to the accused or to somebody else to whom the accused wants him to give it. ठीक है, this is the basic difference between theft and extortion. तो यहां पर accused खुद इस लेडी के हाथ से उसका पर्स छीन रहा है। तो यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेडी देना नहीं चाह रही है और ये बंदा खींच रहा है, जबरदस्ती खींच रहा है, और इस तरह से खींच रहा है कि ये जो लेडी है ये अपने प्रॉपर्टी से पूरी तरह से वंचित हो जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इजंट इट। तो ये देखो किस तरीके से खींच रहा है। सेकंड वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, बाइक में दो लड़के बैठे हुए, एक गाड़ी चला रहा है और एक गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है। जो व्यक्ति पीछे बैठा हुआ उसने किसी से सामान छीना और लेके ये भाग रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज रॉबरी बाय थेफ्ट। तो इसमें क्या क्या मिलना चाहिए, इसमें थेफ्ट के जितने सारे इंग्रेडिएंट्स है, पहली बात रॉबरी में मिलने चाहिए इफ इट इज अ रॉबरी बाय थेफ्ट। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, किसी भी पोजेसर के पोजेशन से कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके जाना बिना उसके कंसेंट के, सच दैट देयर इज अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड, तो वो एक्ट पूरा पूरा थेफ्ट हो जाएगा। साथ में यदि उसमें फोर्स आ गया, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, किस तरह का फोर्स, उस फोर्स से एक फियर क्रिएट होता है। किस तरह का फियर, कि यदि मैंने ये पैसा नहीं दिया, यदि मैंने अपना बैग नहीं दिया, तो ये जो व्यक्ति है मेरे को मार देगा, या मेरे को धक्का मार देगा, मेरे को रॉन्गफुली कन्फाइन कर देगा, या मेरे को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रॉबरी बाय थेफ्ट, और एज अ रिजल्ट यू कैन से दैट इट इज डेफिनेटली ए रॉबरी। ओके, सो इस पूरे सीन में रॉबरी बिना थेफ्ट के नहीं हो रहा है। ओके, अब आप मेरे को बताओ कि यदि मान लीजिए मैं अपने सेंटर से बाहर निकलता हूं और मेरे हाथ में घड़ी है, ठीक है, आपको आंसर करना है, गिविंग ऑल द फैक्ट्स टू यू, और मैं रास्ते से जा रहा हूं और इतने में पीछे से एक बंदा आता है और मेरी घड़ी को छीन करके तोड़ करके मेरे हाथ से लेकर जाता है। तो इवेंट रॉबरी बाय थेफ्ट होगा या सिंपल थेफ्ट होगा? आपको याद है मैंने एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा था, एक लेडी चल रही थी और उसके गले से चेन उठा करके एक व्यक्ति लेके भाग गया। जब चेन खींचा वो लेडी जो है नीचे गिर गई, शी वाज हर्ट। इज इट ए रॉबरी और इज इट ए थेफ्ट? ये दोनों है। आपको बोलना चाहिए कि सर यदि रॉबरी हो रहा है तो थेफ्ट तो होगा ही होगा। सो देयरफॉर सर इट इज ए थेफ्ट एंड इट इज ऑल्सो रॉबरी बाय थेफ्ट, बोथ, क्योंकि थेफ्ट की डेफिनेशन के बगैर रॉबरी हो नहीं सकता इफ इट इज ए रॉबरी बाय थेफ्ट है तो, ठीक है। रॉबरी बाय थेफ्ट है तो थेफ्ट के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गया है जिसके कारण आप इसको रॉबरी कर रहे हो। क्या था सर? इंस्टेंट फियर, फोर्स, कंपल्शन,
जिसके कारण व्यक्ति को डर लगा और ये थेफ्ट पूरी तरह से किस में बदल गया, ये बदल गया रॉबरी में। याद रखो, थेफ्ट एक व्यक्ति कमिट कर सकता है, एक से ज्यादा भी कमिट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार रॉबरी भी एक व्यक्ति कमिट कर सकता है, एक से ज्यादा व्यक्ति भी रॉबरी को कमिट कर सकते हैं। ओके, किन किन चीजों का डर रहता है रॉबरी में? पहला, फियर ऑफ डेथ, दूसरा फियर ऑफ हर्ट, और तीसरा फियर ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मतलब विक्टिम को लगता है कि यदि मैं इसको ये सामान, यदि मेरे से ये सामान छीन रहा है, यदि मैंने इसको नहीं दिया तो शायद ही मेरे को मार भी सकता है, शायद मेरे को ये इस प्रकार का धक्का दे दे कि मेरे को चोट लग जाए, शायद ही मेरे को कहीं पर बंद कर दे किसी कमरे में, या किसी जगह पर मेरे को भेज दे और मेरे को वहां से निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यदि ये एलिमेंट थेफ्ट के साथ प्रेजेंट हो गया, इफ दीज आर प्रेजेंट विद द थेफ्ट, then the whole incident or the event would be called as robbery. Then the whole incident would be called as robbery. इसलिए मैंने यहां पर देखो लिखा विदाउट कॉन्सेंट। विक्टिम का तो कोई कॉन्सेंट नहीं है ना, जबरदस्ती आप उसका पर्स को छीन कर लेके जा रहे हो, उसके बैग को छीन कर लेके जा रहे हो। मूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट है तो हमेशा इट इज एसोसिएटेड विद मूवेबल प्रॉपर्टी। यदि मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि रॉबरी बाय थेफ्ट में व्हाट आर द मटेरियल्स और द वैल्यूएबल्स दैट आर एसोसिएटेड, तो आपका एक ही आंसर आना चाहिए कि सर इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं आना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी। सर नो फोर्स एंड कंपल्शन, प्रॉपर्टी इज नॉट डिलीवर्ड बाय द विक्टिम। प्रॉपर्टी एक तो डिलीवर्ड नहीं करता है, कौन डिलीवर्ड नहीं करता? विक्टिम। नो फोर्स एंड कंपल्शन से मतलब है कि मान लो मैं पैदल चल रहा हूं या वो कोई लेडी पैदल चल रही है, ठीक है, अब पीछे से आके उसका नेकलेस पकड़ के खींचोगे और वो तोड़कर ले जाओगे तो उसको तो पता ही नहीं है ना कुछ भी। तो यहां पर कई बार नो फोर्स एंड कंपल्शन कई बार हो सकता है, मे बी फोर्स एंड कंपल्शन इज प्रेजेंट। तो यहां पर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो, नो फोर्स एंड कंपल्शन व्हेन समबडी इज गोइंग टू स्नैच द नेकलेस और ए चेन फ्रॉम बिहाइंड, बट समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स फोर्स एंड कंपल्शंस आर ऑल्सो देयर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदूक लिया और मैंने कृष्णा के सिर पे लगा दिया और मैंने कृष्णा को बोला कि तुम पॉकेट से अपना पर्स मेरे को दे दो, नहीं तो फिर मैं तुमको मार दूंगा। तो मैं कृष्णा को कंपेल कर रहा हूं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने पॉकेट से निकाल करके मुझे दे दे। ओके, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने जैसे अपने बंदूक को कृष्णा के सिर पे लगाया, कृष्णा एकदम से डर गया और मैंने खुद कृष्णा के पॉकेट में हाथ डाला और पर्स को निकाला। ये हो गया थेफ्ट, क्योंकि थेफ्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टी खुद कौन लेता है, खुद अक्यूज्ड उठा करके लेता है। तो मैंने जब बंदूक कृष्णा के सिर पे डाला, वो डर गया और मैं उसके पॉकेट में हाथ डाल के वो जो पर्स था या वो जो वॉलेट था, मैं उसको निकाल रहा हूं। डर के मारे कृष्णा ने कोई भी चिल्ला चोट नहीं किया, उसने चुपचाप सरेंडर कर दिया। दिस इज हाउ आई हैव कमिटेड रॉबरी। ठीक है, रॉबरी एक प्रकार का थेफ्ट होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट का प्रेजेंस हो जाता है। क्या क्या चीजें? फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ हर्ट, फियर ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आपको लगता है कि सर ये बंदा इसको रॉन्गफुली किसी जगह पर कन्फाइन करके चला जाएगा, देन इन दैट केस दैट वुड बी कॉल्ड एज रॉबरी बाय थेफ्ट। एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक रेलवे कंपार्टमेंट में, इनफैक्ट एक रेलवे स्टेशन में देयर वाज ए गार्ड। उस गार्ड को यह पता होता था कि इस पर्टिकुलर रूम के अंदर कैशियर बैठता है और उसके पास काफी सारा पैसा रहता है, ये उसको पता था। एक दिन वो गार्ड क्या करता है, उस कैशियर के कमरे में जाता है और उस पर बंदूक तानता है और उसको बोलता है कि सारा पैसे मेरे बैग में डालो। ठीक है, अच्छा वो ये ऐसा बोलता है, लेकिन वो डर के मारे वो कैशियर चुपचाप सन्नाटे से खड़ा हो जाता है ऐसे करके। फिर ये क्या करता है, गार्डमैन पूरा का पूरा पैसा उठाता अपने हाथों से एक बैग के अंदर डालता है, चेन लगाता है और उस कैशियर को बोलता है कि चुपचाप इसके अंदर जाके आप बैठ जाओ। जिसके अंदर जाके बैठ जाओ, वहां पर एक बाथरूम होता है, बाथरूम के अंदर उसको बंद कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उसके अंदर बंद कर दे, कन्फाइंड कर देना, गलत तरीके से कन्फाइन करना, इलीगली उसको कन्फाइन कर देना। देयर इज नो राइट on the part of the person to do so, but he is doing so, that is how it is called as wrongful confinement। उस बाथरूम के अंदर बंद कर देता है और वो बैग लेकर बाहर से कुंडी लगा करके निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये थेफ्ट तो हुआ, पर थेफ्ट के साथ में क्या हो गया, ये कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गया। कौन कौन से एलिमेंट मिल गए?
सर उस व्यक्ति को फियर था, किस चीज का फियर था? फियर ऑफ डेथ, इसीलिए डर के मारे बोल दिया कि ले लो भैया जितना भी मेरे इस कवर्ड के अंदर पैसा आप ले लो। फियर ऑफ डेथ था, उसको फियर ऑफ हर्ट भी था, उसको फियर ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी था, लेकिन अल्टीमेटली वो रॉन्गफुली कन्फाइंड हो गया। और नहीं भी होता तो भी ये पर्टिकुलर केस में रॉबरी बाय थेफ्ट हो जाता, और ये रॉबरी बाय थेफ्ट है, एंड द पर्सन और द गार्ड वुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर रॉबरी बाय थेफ्ट। ओके, इस पर्टिकुलर चीज में किसी को कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लो। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन दिस अंडरस्टैंडिंग कि सर थेफ्ट से रॉबरी में कैसे कन्वर्ट हो गया, मतलब अब जो चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर तो रॉबरी के चार्जेस लगेंगे। थेफ्ट में 3 साल की सजा होती है, एक्सटॉर्शन में 3 साल की सजा होती है, रॉबरी में 10 साल की सजा से लेकर 14 साल की सजा तक होती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति रॉबरी कमिट करता है तो उसकी सजा ऑब्वियसली एक्सटॉर्शन से और थेफ्ट से ज्यादा होती है। तो आप ये समझ सकते हो कि रॉबरी इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्राइम देन दैट ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। अब रॉबरी के बाद आता है, ये जितनी बातें मैंने आपसे बोला है ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ में बना करके आपको भेज दूंगा। लास्ट क्लास का भी पीडीएफ आपका लग गया है, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, रख भी सकते हो। यही बात जो मैंने आपको बोली वही की वही दोबारा यहां पर लिखा हुआ है, मैं रीड कर देता हूं। थेफ्ट इज रॉबरी व्हेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट और वाइल कमिटिंग थेफ्ट और वाइल कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट द ऑफेंडर वॉलंटरीली, मतलब अपने तरफ से, causes or attempts to cause to any person death, okay, subject to him or her to wrongful restraint or cause hurt or induce fear of instant death, instant wrongful restraint or causing instant hurt, then that would be called as robbery. थेफ्ट में कई सारी चीजें आती है, आपको पता है, किसी का सामान उठा करके ले जाना थेफ्ट बिना उसके कंसेंट में, है ना, और यहां पर आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो। यदि आप सामान उठा नहीं पाए, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, मेरे टेबल से आप पेन उठा करके लेकर भाग नहीं पाए, बट उस पेन को आपने उठा करके कहीं पर छुपा दिया, अभी वो पेन आपके पोजीशन में नहीं है, पेन आपने छुपा दिया डर के मारे कि यार मैं एकदम से लेके जाऊंगा सर पकड़ लेंगे, तो मैं इसको कहीं पर छुपा देता हूं। व्हेन द लॉस इज फॉरगॉटन देन आई एम गोइंग टू कैरी इट, ये भी चोरी है, ठीक है ना। चोरी करना, चोरी का अटेम्प्ट करना, चोरी का सामान लेके जाना, चोरी का सामान लेकर जाने की कोशिश करना, ये चारों के चारों चीज चोरी के अंदर आता है। और उसके अंदर 3 चीज और मिल जाए, क्या? डेथ, क्या मिल जाए? डेथ, मतलब आपको यदि लग रहा है कि भैया मेरी डेथ हो सकती है, इंस्टेंट डेथ हो सकती है, इंस्टेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है, या इंस्टेंट हर्ट हो सकता है। मतलब जब अक्यूज्ड अपना एक्ट कर रहा होगा तो उसके एक्शन के कारण या जैसा वो अपने आप को एग्जिबिट कर रहा है उससे विक्टिम को इस तरह का डर हो रहा है कि भैया यार ये तो मेरे को मार देगा, या ये तो मेरे को हर्ट कर देगा, या तो मेरे को रॉन्गफुली कन्फाइंड कर देगा। और ऐसे करते हुए यदि कोई अक्यूज्ड कोई सामान सामने वाले व्यक्ति से खुद अपने हाथों से लेकर जाता है देन दैट वुड बी कॉल्ड एज रॉबरी बाय थेफ्ट। अब ये एग्जाम्पल देखो, यही बात मैंने आपको कही कि मैंने क्या बोला, ए होल्ड्स जेड डाउन fraudulently and takes Z's money and jewels from Z's cloth without Z's consent. Z कोई व्यक्ति है, ए ने Z को गिराया नीचे, ठीक है ना, फ्रॉडुलेंट तरीके से गिराया पीछे से धक्का मार के, और उसके पॉकेट से पैसे निकाला, ज्वेल्स निकाला बिना Z's के कंसेंट के पूछे, तो ए हैज कमिटेड थेफ्ट एंड इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट ही हैज वॉलंटरी कॉज्ड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मतलब एक जगह से हिलने न देना, मैंने ऐसे करके पकड़ लिया जम के और उस व्यक्ति को हिलने नहीं दे रहा हूं, हाथ में मेरे बंदूक है, मैं बोलो हिला तो गोली मार दूंगा भाई तेरे सर पे से, ऐसे बंदूक तान के मैंने उसको रख दिया और उसके बाद मैंने उसके पॉकेट से सामान अपने हाथ में ले लिया, एंड दैट इज हाउ आई हैव कमिटेड रॉबरी एंड दिस इज कॉल्ड एज रॉबरी बाय थेफ्ट। अब ये देखो यहां पर ये सीन देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि सर कुछ ऐसे लोग हैं, देयर आर सर्टेन एक्यूज्ड, दिस इज एन एक्यूज्ड, ये देखो कैसे बंदूक ताना हुआ है, ये देखो इसने पकड़ के रखा, रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा इसके गले में। रॉन्गफुली कन्फाइन करना, रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करना, रेस्ट्रेंट कन्फाइंड दोनों हो गए, ये व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में अब जा नहीं सकता, ये इसके गिरफ्त में आ गया। और जैसे इन्होंने बंदूक ताना, ये जो व्यक्ति जो बैंक में बैठा होगा या किसी डिपार्टमेंट में बैठा होगा, ये पैसे देने के लिए देखो हाथ डाला, तैयार हो गया, ये बोल रहा है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं, और खुद ये व्यक्ति अपने हाथ से पैसा इन लोगों को दे रहा है, अक्यूज्ड को दे रहा है। दैट मीन्स यहां पर सर एक्सटॉर्शन हो रहा है, मतलब जो अक्यूज्ड है उसने सीन इस प्रकार से क्रिएट कर दिया कि अब जो विक्टिम है खुद अपने हाथों से सामान देने के लिए तैयार हो गया और वो दे रहा है, दैट मीन्स सर एक्सटॉर्शन हो रहा है। लेकिन एक्सटॉर्शन के साथ में फिर से वो 3 चीजें
कौन सा? इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट और इंस्टेंट फियर ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का यदि प्रेजेंस हो जाए, देन इन दैट केस दिस वुड बी कॉल्ड एज रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। यदि आपने रॉबरी बाय थेफ्ट पढ़ लिया है, यदि आपने रॉबरी बाय थेफ्ट को समझ लिया है, देन रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन को समझने में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे ही बंदूक तानी, आप खुद पैसे देने के लिए तैयार हो गए, अपने हाथों से आप पैसे देने लगे। किस वजह से? सर मुझे डर लग रहा था कि यदि मैं पैसे नहीं दूंगा तो ये व्यक्ति मुझे मार देगा। सर उसके हाथ में बंदूक ऐसे तानी हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि यदि मैं पैसे नहीं दूंगा तो ही इज गोइंग टू किल मी, सो दिस इज कॉल्ड एज रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। तो यदि बैंक में कभी भी डकैती होती है तो वो रॉबरी बाय थेफ्ट भी हो सकता है, रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन भी हो सकता है, और वो रॉबरी बाय थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन दोनों हो सकता है। कैसे? जब किसी जगह पर रॉबरी होती है, कई बार कुछ सामान आप अपने हाथों से उठा लेते हो। इफ यू आर एन अक्यूज्ड और आपने रॉबरी कमिट कर दिया है, सो देयर आर सर्टेन कमोडिटीज दैट यू टेक ऑन योर ओन, आप अपने हाथों से उठाते हो। एंड देयर आर सर्टेन कमोडिटीज और मटीरियल्स और प्रॉपर्टी दैट यू आस्क द विक्टिम और यू इंड्यूस द विक्टिम टू पार्ट विथ हिम, टू पार्ट विथ यू। तो खुद अपने हाथों से विक्टिम उठा करके आपको देता है। तो ऑल दोस प्रॉपर्टी दैट द विक्टिम गिव्स यू would be nothing but the robbery by extortion, and all the properties that you take it with your own, on your own, and in that case that would be called as robbery by theft. तो कई बार रॉबरी होने के बाद ये पता नहीं चलता है whether it was a robbery by theft or it was a robbery by extortion, क्योंकि आप जब सामान उठाते हो तो आपको ये ध्यान नहीं रहता है यार ये सामान मैंने अपने हाथ से उठाया था कि उस व्यक्ति ने मुझे उठा करके दिया था। ओके, तो यदि उस व्यक्ति ने, यदि विक्टिम ने उठा करके दिया था, दैट वाज रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन, और यदि मैंने खुद उठाया है देन दिस वुड बी कॉल्ड एज रॉबरी बाय थेफ्ट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। हाँ, यहां पर चूंकि एक्सटॉर्शन हो रहा है तो एक्सटॉर्शन में मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि सर यहां पर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के रिस्पेक्ट में रॉबरी हो रहा है, क्योंकि जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हो थेफ्ट नहीं हो सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कभी चोरी नहीं हो सकती, इसीलिए रॉबरी by theft cannot be associated with an immovable property, but sir extortion हो सकता है। So therefore in that case this would be called as extortion along with immovable property, so it is a robbery, it is a robbery by extortion with respect to immovable property। और ये movable property के रिस्पेक्ट में हो सकता है, जैसे पैसे की गड्डी, बंदूक ताना, बंदा फटाक से पैसे उठाया आपको दे दिया because of the instant fear of death, और जैसे उसको डर लगा, this would be called as robbery by extortion। फोर्स और कंपल्शन लग सकता है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, आप फोर्स लगा सकते हो। फोर्स लगाने का मतलब ये यार बंदूक तानने के बाद आप बोल सकते हो कि सर मेरे के ऊपर किसी ने फोर्स अप्लाई नहीं किया। यार सब लोगों की हालत टाइट हो जाती है, ऊपर से नीचे तक पसीना आने लग जाता है, तो आप कह सकते हो कि सर मैं तो बिल्कुल फोर्स में था, आई वॉज अंडर कंपल्शन, मेरे को तो देना पड़ा, यदि मैं नहीं देता तो मेरे को मार देते। मतलब यदि आप बैंक के कैशियर हो और मैंने बंदूक तान दिया आपसे और मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को पैसे दे दो नहीं तो तेरे को उड़ा दूंगा, तो कोर्ट में कभी भी सरकार आपको ये नहीं बोलेगी कि भैया तुमने क्यों पैसे दे दिए, अब मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। तो बोलेगा सर आई वॉज अंडर कंप्लीट कंपल्शन, ऑल्सो आई वॉज अंडर ए फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, मैं क्या करता, मेरे को देना पड़ा। तो देयरफॉर दिस इज ए वेरी न्यूट्रल पोजीशन फॉर दिस मैन, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन ही एंड दिस पीपल जिनको आप मुखौटा में देख रहे हो, दे हैव एक्चुअली कमिटेड द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ रॉबरी एंड दैट इज बाय एक्सटॉर्शन। तो यहां पर फोर्स और कंपल्शन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड बाय द विक्टिम इज सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यू नीड टू हैव दिस डिफरेंस टू बी क्लियर इन योर माइंड। व्हेन आई से रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन, दैट मींस द मटेरियल्स और द प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड बाय द विक्टिम। और जब मैं बोलता हूं कि भाई दिस इज ए रॉबरी बाय थेफ्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि सर यहां पर खुद अक्यूज ने प्रॉपर्टी को वहां से अगले वाले व्यक्ति से लिया होगा या उसके पोजेशन से उठाया होगा बिना उसके कॉन्सेंट के। ठीक है, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और इन एग्जांपल्स के साथ में आप मेरे को बताते चलोगे कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन होगा कि रॉबरी बाय थेफ्ट होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट। एनीथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ यहां पर मैंने लिख दिया। ओके, सो ऑल दैट विच आई हैव डिस्कस्ड ये लिखा हुआ। एक्सटॉर्शन कैसे होता है, एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी कब होगा, ऑल दैट हैज एक्चुअली बीन रिटन, आई हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। तो दिस इज समथिंग दैट आई विल नॉट रीड इट। एग्जांपल मैंने ये दे दिया। किस तरह के एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पकड़ा, बंदूक लगाई, आपके सिर पे बंदूक लगाई और मैंने आपको बोला कि जल्दी से अपना वॉलेट निकाल और मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। डर के मारे आपने अपना पॉकेट में हाथ डाला, अपना वॉलेट निकाला और मुझको आपने दे दिया।
This is called as extortion, and since there was an instant fear of that, that is why it is called as robbery. ठीक है? So इस तरह से रॉबरी होता है, इस तरह से एक्सटॉर्शन रॉबरी में टर्न हो जाता है, इस तरह से आप कह सकते हो कि थेफ्ट भी रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. एक व्यक्ति, एक पैसेंजर ट्रेन से निकला, ट्रेन एकदम भरी हुई थी, द ट्रेन वॉज फुल ऑफ पैसेंजर. तो वहां से एक पैसेंजर बाहर निकला. तो जैसे ही ट्रेन में से एक पैसेंजर बाहर निकला, दो रॉबर्स, मैं रॉबर्स नहीं बोलूंगा, रॉबर्स बोलूंगा तो आपको लगेगा कि सर आप पहले से ही आप उसको रॉबर बोल रहे हो, तो क्या, दो अक्यूज्ड, उसमें से एक अक्यूज्ड ने पैसेंजर का घड़ी छीना और भागने लगा. देखो, घड़ी छीना और भागने लगा. ठीक है? अब डर तो लगा नहीं पैसेंजर को, क्योंकि उसकी घड़ी तो छिन गई, लेके भागने लगा. इतने में पैसेंजर चिल्लाने लगा, चोर 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 चोर, खूब जोर जोर से चिल्लाया. दूसरा अक्यूज्ड ठीक पैसेंजर के बाजू में खड़ा हुआ था, उसको लगा कि यार जोर जोर से ये चिल्ला रहा है, कहीं यार मेरे दोस्त को पकड़ नहीं ले, ये जो चोरी करी है कहीं हम पकड़ नहीं ले. इतने में दूसरे अक्यूज्ड ने पैसेंजर को जोर से थप्पड़ मारा. जैसे ही पैसेंजर को जोर से थप्पड़ मारा, वो पैसेंजर नीचे जमीन पर गिर गया. थोड़ी देर बाद सब अफरा तफरी मच गई. दो कांस्टेबल आए और उन कांस्टेबल ने पहले वाले अक्यूज्ड को पकड़ लिया. ही वॉज एप्रेहेंडेड समवेयर ऑन द मेन गेट ऑफ दैट रेलवे स्टेशन. तो उसको पकड़ के लाए. ओके, अब ये मैटर प्रोसिक्यूट हुआ, और प्रोसिक्यूट होने के बाद जब कोर्ट में गया तो प्रोसिक्यूशन ने अक्यूज्ड के ऊपर रॉबरी का केस लगाया. अब आप मेरे को बताओ, क्या दोनों अक्यूज्ड रॉबरी के रिस्पेक्ट में पनिश्ड होंगे, या इसमें कोई चेंज हो सकता है? या दोनों अक्यूज्ड को हम रॉबरी के तरह तहत नहीं देखेंगे? सर, क्या होना चाहिए? ये दोनों इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के अंदर जो दोनों अक्यूज्ड है, क्या बोथ द अक्यूज्ड हैव कमिटेड द सेम एक्ट, दैट इज रॉबरी, या आप इसमें से कोई बाइफर्केट कर सकते हो? यू कैन फाइंड आउट कि सर नहीं, पहला ऐसा होगा, दूसरा अक्यूज्ड को ऐसा होगा. डू यू थिंक बोथ ऑफ देम हैज कमिटेड रॉबरी? दो अक्यूज्ड थे, पैसेंजर अपने ट्रेन से बाहर निकला, एक अक्यूज्ड ने घड़ी छीना और छीन के भाग गया. और जैसे ही पैसेंजर चिल्लाने लगा, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इन द मीन टाइम उठा करके सेकंड अक्यूज्ड ने उसको एक थप्पड़ मार दिया. फिर बाद में दोस टू अक्यूज्ड्स वेर एप्रहेंडेड बाय द पुलिस कांस्टेबल्स एट द मेन गेट ऑफ द रेलवे स्टेशन. पकड़ के ले गए, देन दे वेर प्रोसिक्यूटेड फॉर द चार्ज ऑफ रॉबरी. अब आप मेरे को बताओ, क्या दोनों के दोनों रॉबरी के रिस्पेक्ट में पनिश्ड होंगे? इज इट सो? या उसमें से कोई जिसने थप्पड़ मारा वो नहीं होगा, जो लेके भागा वो होगा? जब पहले वाले बंदे ने सामान को उठाया और लेके भागने लगा, खुद अपने हाथ से सामान छीना, इसका मतलब ये हो गया थेफ्ट. छीन के भागने लगा. ठीक है, छीन के वो भागने लगा. अच्छा, अभी भी विक्टिम अपनी जगह पर खड़ा हुआ, विक्टिम को गिरा नहीं है, ना विक्टिम को फियर है, ना विक्टिम को डर है. कोर्ट में सेकंड वाला सफाई देता कि सर मैंने उसको थप्पड़ तब मारा जब ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी. बचने के लिए क्या बोला उसने? बचने के लिए उसने ये बोला कि सर मैंने उसको थप्पड़ तब मारा जब ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी. और यू कैन से जब ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी तो मेरे ऊपर चार्जेस क्यों लगाए जा रहे हैं? आई डिड नॉट कमिट एनी रॉबरी. अब कोर्ट को ये देखना पड़ेगा, सिर्फ इतना सा देखना पड़ेगा, क्या दोनों अक्यूज्ड एक दूसरे को जानते थे? क्या उनकी ऑलरेडी ऐसी कोई पहले से तैयारी थी कि हम आज ऐसा करना चाहते हैं? यदि है तो ये दोनों के रिस्पेक्ट पे रॉबरी होगा. क्यों? क्योंकि जैसे सेकंड वाले ने थप्पड़ मारा, ऐसा करके वो पहले वाले अक्यूज्ड को भागने के लिए रास्ता क्लियर कर रहा था. ओके, व्हेन द अक्यूज्ड नंबर 2 gave a slap to the victim, thereby he was clearing the path for the first accused to run away from the place. मतलब वो चोरी का सामान लेकर भागने में उस जगह से क्लियरेंस देने की कोशिश कर रहा था. thereby he was hurting the victim. तो पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट जो है रॉबरी का बन गया कि भैया रॉबरी के अंदर थेफ्ट होना जरूरी है. हो गया. हर्ट हो जाए या होने का कोई डर हो, ऐसा कुछ क्रिएट करना, वो भी हो गया. सो देयरफॉर दिस हैज बिकम absolutely robbery, and both of them would be liable for the act of robbery and they would be punished accordingly. मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं. एक बार क्या हुआ, एक टैक्सी ड्राइवर अपने टैक्सी स्टैंड पर वेट कर रहा था. ही वॉज वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स कि आज पैसेंजर आएगा तो मैं सुबह सुबह थोड़े पैसे कमा लूंगा. एक व्यक्ति आता है, एक पैसेंजर आता है और टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि मेरे को आगे जाना है, आप मेरे को ले चलोगे क्या? और टैक्सी ड्राइवर बोलता है साहब वो बहुत दूर है, मैं इतनी दूर नहीं जा पाऊंगा. तो पैसेंजर कहता है कि मैं तेरे को तेरी मुंह मांगी कीमत दूंगा, आई पे यू व्हाट यू वांट, बट आई वांट टू रीच दैट प्लेस, दिस इज वेरी अर्जेंट. टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि ठीक है, आप मेरे को इतना पैसे दे दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं. अब यहां पर वो पैसेंजर उसको पहले ही एडवांस पैसे दे देता है
फटाक से पॉकेट से पैसे निकलता है और वो जाकर के अपने टैक्सी ड्राइवर को दे देता, बोलते ये पकड़ तेरा एडवांस पैसा और मेरे को वहां तक जल्दी से छोड़। अब वो टैक्सी ड्राइवर उसको लेकर के जाता है और बीच रास्ते में ये जो पैसेंजर होता है टैक्सी वाले को बोलता है कि 2 मिनट के लिए रोक। टैक्सी 2 मिनट के लिए रुकती है, वहां पर एक अगला पैसेंजर बैठ जाता है। टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वो पीछे वाला जो पैसेंजर जो पहले से बैठा हुआ था वो कहता है कि ही इज माई फ्रेंड, आई हैड टू पिक दिस मैन ऑल्सो बिकॉज वी हैव टू गो टू द सेम स्टेशन। आगे जाने के बाद ये जो पैसेंजर है जो पीछे बैठा हुआ था, जो सेकंड वाला पैसेंजर नया आया, वो फटाक से बंदूक निकालता है और पहले वाले टैक्सी ड्राइवर के ऊपर अड़ा देता है, बोला गाड़ी रोक यहां पर। वो डर के मारे वो टैक्सी ड्राइवर गाड़ी रोकता है और पहला वाला पैसेंजर उसको बोलता है कि तूने मेरे से जो पैसे ले वापस कर पैसे। फटाफट पैसे वापस करता है और वहां से दोनों ये जो अक्यूज्ड रहते हैं ये दोनों के दोनों टैक्सी ड्राइवर को एक थप्पड़ मार के भगा देते हैं और वहां से सामान उठा करके, सामान मतलब टैक्सी लेकर के दोनों वापस आ जाते हैं। जब मैटर कोर्ट में जाता है तो फिर से यहां पर एक प्रोसिक्यूशन केस लगाता है रॉबरी। तो यहां पर आपको देखना है, यहां पर सिर्फ इतनी बातें हैं कि इस पूरे के पूरे एक्ट में अक्यूज्ड ने किसी प्रकार से फियर क्रिएट करने की कोशिश की थी। क्या अक्यूज्ड ने इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कोई तरीका बनाया था? बनाया था। क्या सामान डिलीवर खुद विक्टिम ने किया था या अक्यूज्ड ने खुद अपने हाथों से सामान लिया था? सर विक्टिम ने किया था। इसका मतलब एक्सटॉर्शन और फिर उसके बाद रॉबरी। सो दिस इज कॉल्ड एज रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। आपको मालूम है ना, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि गांव में ना आम का बागीचा होता है ना, गांव वगैरह में कहीं पर भी आम के बागीचे वगैरह होते हैं। और आम के बागीचे में कई बार हम आम चुराने के लिए चले जाते हैं। देखो कहने की बात है, इतनी छोटी सी बात पर कितना बड़ा किस्सा बन जाता है। आम चुरा रहा था, एक व्यक्ति आम चुरा रहा था। मान लो यहां पर प्रख्यात भैया हमारे आम चुरा रहे थे और इन द मीन टाइम हुआ क्या, उस बागीचे का जो वॉचमैन है वो एकदम उसको आ गया, एकदम सडनली वो खेत के अंदर आ गया, बागीचे के अंदर आ गया। उसको देखते से सब भागने लगे। जैसे सब भागने लगे इतने में उस वॉचमैन ने एक बंदे को पकड़ने की कोशिश करी और जिसको पकड़ने की कोशिश करी उसने डंडे से एक मारा वॉचमैन को और वॉचमैन वही बेहोश होकर गिर गया। ओके, तुमको पता है यहां पर चार्जेस क्या लगे? रॉबरी के। आम चुराने में रॉबरी का केस बन गया। आप यदि सोचोगे तो आपको लगेगा सर दिस इज समथिंग विच इज अनरियलिस्टिक, ऐसे कैसे हो सकता है? बट आप बिलीव करो इसमें रॉबरी का केस लगा। इट डज नॉट मैटर आप क्या चुरा रहे हो। आप 5 रुपए की चीज चुरा रहे हो, आप 2 रुपए की चीज चुरा रहे हो, आप 1 लाख रुपए की चीज चुरा रहे हो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। ओके, कोई मैटर नहीं करता है। बट आप चुरा रहे थे, आम चुरा रहे थे। बट जैसे वहां पर वॉचमैन आया वैसे ही आपने डंडा मार के वॉचमैन को गिरा दिया। जैसे वो नीचे गिरा बेहोश हो गया, मतलब हर्ट हो गया। इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट नहीं था, हर्ट तो आपने कर ही दिया। तो जैसे आपने फोर्स लगा करके हर्ट क्रिएट कर दिया, यहां पर ये पूरा का पूरा जो है सीन ये थेफ्ट से रॉबरी में कन्वर्ट हो गया। उन सारे लोगों के ऊपर जिन्होंने आम चुराने के लिए उस पर्टिकुलर खेत के अंदर घुसे थे, सबके ऊपर रॉबरी का केस लग गया। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? सबके ऊपर। एक बड़ा मजेदार का केस बता रहा हूं। अभी रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक वालों ने किसी को एक बढ़िया सी मोटर कार बेची, क्रेटा बेचा, और वो हायर एंड परचेस एग्रीमेंट के थ्रू बेचा। हायर एंड परचेस मतलब आपको पता ही है, जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली बैंक को कहते हो कि भैया मैं आपको इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा दे दूंगा, आप मेरा फाइनेंस कर दो, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। दैट इज कॉल्ड एज हायर एंड परचेस एग्रीमेंट। तो एक व्यक्ति ने बैंक के साथ हायर एंड परचेस एग्रीमेंट किया, ठीक है ना, गाड़ी उसने खरीद ली, क्रेटा घर में आ गई, सबने एंजॉय कर लिया। उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी चालू हो गया। व्यक्ति ने पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, व्यक्ति ने दूसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया, व्यक्ति ने तीसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया, व्यक्ति ने चौथा इंस्टॉलमेंट दे दिया और 5वां बाउंस हो गया। मतलब 5वां वो दे नहीं पाया, 6ठा वो दे नहीं पाया। उसके बाद बैंक वाले आए और आकर के उसकी क्रेटा उठा करके ले गए। आकर के उसका क्रेटा उठा करके जबरदस्ती ले गए, छीन करके ले गए, छीन करके ले गए। दिस आर माई वर्ड्स, प्लीज मार्क इट। छीन करके बैंक वाले उसका क्रेटा उठा करके ले गए। उस समय वो व्यक्ति अपने घर पे नहीं था, उसकी वाइफ घर पे थी। जैसे हस्बैंड घर पे आया, व्यक्ति ने पूरी गाथा सुनाई कि देखो वो गाड़ी को उठा करके ले गए, जबरदस्ती खींच के ले गए, मैंने उनसे खूब मिन्नत की, खूब रिक्वेस्ट किया, खूब मनाया, खूब समझाया, बिल्कुल नहीं माने, वो गाड़ी उठा करके ले गए।
बस फिर क्या था, हस्बैंड ने पुलिस में कंप्लेन करी, किस चीज के लिए, कि हमारे घर में रॉबरी हो गई, बैंक के कुछ लोग आए थे, वो लुटेरे आकर के हमारे घर में आके डकैती करके चले गए और मेरी गाड़ी लेकर चले गए। मामला यहां तक उछल गया। जब मैटर कोर्ट में पहुंचा, प्रोसिक्यूशन आया प्रूव करने के लिए कि भैया यहां पर देखो इतना बड़ा हादसा हो गया एंड ऑल दैट। प्रोसिक्यूशन बोला कि सर ये हो ही नहीं सकता, ये रॉबरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये हायर एंड परचेस एग्रीमेंट के तहत करी गई है। ओके, मतलब जो जिसके ऊपर केस लगा था जो बैंक के ऊपर, उनका जो काउंसिल है, लीगल काउंसिल है, डिफेंस है, प्रोसिक्यूशन नहीं डिफेंस है। तो डिफेंस बोला सर ये तो हायर एंड परचेस में ये पूरा का पूरा कार खरीदा था इन लोगों ने, अभी हमारे ऊपर रॉबरी का केस लगा रहा है, क्योंकि ये गाड़ी अभी भी बैंक के नाम पर ही है, ये इनके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी तक पूरा पेमेंट नहीं कर पाए। सो लॉन्ग दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एबल टू पे द कंप्लीट पेमेंट ऑफ दिस कार, हाउ वुड द व्हीकल वुड बी ट्रांसफर टू देयर नेम। तो ये अभी भी बैंक के नाम पर है। तो बैंक को दिल लगता है कि अगला बंदा पैसा नहीं दे रहा है, तो बैंक हैज एवरी राइट टू सीज द कमोडिटी, टू सीज द प्रॉपर्टी। हमने वही किया, और यदि हमने जबरदस्ती भी किया तो भी वो हमारा राइट है, वो हमारा बोनाफाइड राइट है दैट वी कैन एक्सरसाइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और हमने वही किया। तब मैटर समझ में आया कोर्ट में, और फिर कोर्ट ने बाद में इस पर्टिकुलर केस को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया और बोल दिया कि बैंक इज नॉट एट ऑल फॉल्ट, आपको इनका इंस्टॉलमेंट देना चाहिए था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी भी बैंक के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। तो यदि आपने पैसा नहीं दिया है तो आपको बिल्कुल भी ये गाड़ी नहीं मिल सकती, और इन्होंने जो एक्ट किया इट इज नॉट एट ऑल रॉबरी। तो इस तरह के केसेस आपको सुनने को मिलेंगे, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस जो कई दफे हमारे आमने सामने पढ़ने को आते हैं, और यहां से आप इन पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा रॉबरी। रॉबरी एक व्यक्ति भी कर सकता है, दो व्यक्ति भी कर सकता है, और एक से ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता दूं इसमें, मान लीजिए 4-5 लोगों ने तय किया कि 4-5 नहीं बोल करके मैं बोलता हूं 3 लोगों ने तय किया कि हम आज रॉबरी करने वाले हैं। दे हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डू सम इलीगल एक्ट, और वो रॉबरी करने के लिए किसी पर्टिकुलर घर में घुसने वाले हैं। ओके, जिसमें से एक व्यक्ति को रोड पे खड़ा करवा दिया। 3 लोग थे, 3 में से एक व्यक्ति को रोड पे खड़ा करा दिया, और उस व्यक्ति को बोला यार तुम्हें ना देखते रहना, रास्ते से कोई आ नहीं जाए, क्योंकि यहां पर रॉबरी हो रही है। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ नॉइस इन द हाउस, और यदि ऐसा कुछ हो गया तो आवाज क्रिएट होगा। तो तुम्हें ना बाहर देखते रहना, और जैसे कोई आए या कोई पुलिस वाला भी आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, तो हमें तुम इंडिकेट कर देना, सो दैट वी कुड बी रिलीव्ड फ्रॉम द प्लेस। ठीक है ना, और हम आराम से उस रॉबरी को कमिट कर सके। तो अब आप बोलोगे कि सर समबडी हु इज एडिंग ए हेल्प टू द पीपल हु आर ऑलरेडी कमिटिंग रॉबरी, तो क्या वो व्यक्ति इन्हीं के घेरे में बराबर का हिस्सेदार होगा? ऑफ कोर्स, ऑल द पीपल हु आर इनटू द सेम एक्ट, बट समबडी वाज एडिंग और हेल्पिंग फ्रॉम आउटसाइड would be sharing the same type of punishment as it is shared by the persons who were committing the act. तो कमिट करने वाले के भी जितना पनिशमेंट होगा, और जो बाहर से एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, देख रहा, उसको भी उतना ही पनिशमेंट होगा। ओके, तो ये हो गया रॉबरी। अब रॉबरी के आगे की कहानी होती है डेकोइटी। ये मूवी का एक सीन का एक फोटो है, आपने देखा होगा, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। इसको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप इसके अंदर के नंबर ऑफ पर्सन को गिनो। यदि आप गिनते हो तो ये 5 या 5 से अधिक ही मिलते हैं। ओके, तो डेकोइटी ना, इट इज ऑल्सो एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी, आप कह सकते हो। इट इज एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी, या आप बोल सकते हो सर गैंग रॉबरी इज कॉल्ड एज डेकोइटी, क्योंकि डेकोइटी का मतलब भी डकैती है और रॉबरी का मतलब भी डकैती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर के रॉबरी करते हैं, हम उसको डेकोइटी कहते हैं। Dacoity is an act of robbery only, but the whole event is such that it is committed by 5 or more than 5 people. If this is how it is, then it is called as dacoity. तो dacoity की सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है कि सर पूरा का पूरा जो इवेंट है, it has to be committed by 5 or more than 5 people. ठीक है, तो देखो हमने शुरू कहां से किया था? हमने शुरू किया था थेफ्ट से, और उसके बाद हमारा एक्सटॉर्शन, दोनों अलग अलग तरह के अनलॉफुल एक्ट है। फिर दोनों मिलके कहां पर आ गए? रॉबरी में आ गए, कि थेफ्ट के साथ रॉबरी हो सकता है, डेकोइटी के साथ रॉबरी हो सकता है। और जैसे ही रॉबरी को हमने थोड़ा सा इंटीग्रेट किया और हमने बोला कि भाई 5 या 5 से ज्यादा लोगों को यदि मिलके यदि वो कोई
रॉबरी कमिट करते हैं, देन दैट एक्ट वुड बी कॉल्ड एज डेकोइटी। तो इसीलिए पिक्चर मैंने आपके सामने रखा, यहां पर देख के आप समझ सकते हो कि यहां पर 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, ओके, देन दैट इज कॉल्ड एज डेकोइटी। डेकोइटी एक ऐसा पर्टिकुलर अनलॉफुल एक्ट है जो अपने इनिशियल स्टेज से ही क्राइम है, ऑफेंस है। आपको याद है, आपने ये पढ़ा भी होगा, इनफैक्ट आपने ये देखा भी होगा कई बार, मूवीज में आपने खास करके देखा होगा कि आपने कहा कि सर इस व्यक्ति का इंटेंशन है पर इसने कमिट नहीं किया, मतलब इसका इंटेंशन तो है लेकिन ये एक्ट को कमिट नहीं किया, सो देयरफॉर सर दिस पर्सन वुड नॉट बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। लेकिन डेकोइटी एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा एक्ट है जिसको कमिट करे बगैर भी आपको पनिशमेंट मिलती है। मतलब हर स्टेज में डेकोइटी इज ए क्राइम, हर स्टेज में डेकोइटी इज ए क्राइम, मतलब प्लानिंग करने के पहले से ही वो क्राइम है। प्रिपरेशन करने से पहले, आप जब प्रिपेयर करते हो डेकोइटी आपको कमिट करते हो, प्रिपरेशन करते हो कि भाई हम किस तरह से इसको करेंगे, उसकी प्लानिंग तैयारी करते हो। प्लानिंग से पहले यदि आप अनलॉफुली, बिकॉज डेकोइटी इज एन अनलॉफुल एक्ट, और इस एक्ट को करने के लिए आप यदि एकत्र हो जाते हो, यू हैव नॉट इवन एग्जीक्यूटेड ए सिंगल प्लान, you have not even made any kind of preparation for that, but you made your mind that we are going to commit dacoity. That means already you have 5 or more than 5 people to commit that unlawful act. उस केस में सिर्फ एक साथ मिलना dacoity के लिए would be a crime, would be a crime। यदि आप एक साथ मिल रहे हो कि आज हम dacoity क्राइम करेंगे और इसके लिए सिर्फ मिलावट हो रही है आपकी कि चलो भाई तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी, हम सब तैयार हैं, हम डेकोइटी कमिट करना चाहते हैं, मेरे साथ कौन कौन लोग आना चाहते हैं, 5 6 7 8 लोग हैं, चलो तैयार, क्राइम हो गया डेकोइटी के रिस्पेक्ट में। और जानते हो कितने साल की सजा है? 7 साल की सजा है। दैट मीन्स समबडी हु वुड बी प्लानिंग, ओके, समबडी हु वुड बी प्लानिंग विथ अदर पीपल फॉर एन अनलॉफुल एक्ट कॉल्ड एज डेकोइटी, in that case they are going to get a punishment under section 402 of IPC that says you are going to fetch a punishment of 7 years, और वो भी कैसा? रेगरस पनिशमेंट ऑफ 7 years। डेकोइटी में जो भी पनिशमेंट होती है पूरी की पूरी रेगरस तरीके से पनिशमेंट होती है, ओके। तो डेकोइटी क्या है? डेकोइटी इज एन एक्ट, इट इज एन अनलॉफुल एक्ट इन विच 5 or more than 5 people conjointly, conjoint मतलब एक साथ मिलके, conjointly कमिट व्हाट? रॉबरी, ओके। इसमें होता क्या? इसमें ये हो सकता है कि 3 लोग रॉबरी कमिट करने के लिए बैंक के अंदर या किसी घर के अंदर गए, एक बंदा बीच कंपाउंड में खड़ा होकर देख रहा है कि कोई अंदर नहीं जा पा रहा है घर के अंदर, और एक बंदा मेन रोड से बाहर खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि मेन रोड से कोई तो नहीं आ रहा है, यदि कोई आएगा तो मैं सीटी मार के इशारा करूंगा, ओके। That means that person is indirectly involved for the act of dacoity. He is not absolutely direct in the commission, but वो indirectly लगा हुआ है। If anybody is aiding any help to this particular act, he is also equally liable, बोल सकता हूँ, equally guilty for this act of dacoity। मतलब यदि मैं इन 5 में से किसी को भी, या इन 5 की जो dacoity कमिट करने के जो प्लान था, यदि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने किसी से पैसे भी ला कर दिए और मेरे को यदि पता भी था कि ये डेकोइटी करने वाले, तो भी मैं इक्वली उसका हिस्सेदार बन जाता हूं। एक ही ऐसा एक्ट है जिसको आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकते, और यदि आपको पता है तो आपको पुलिस वालों को बताना पड़ेगा। यदि आप पुलिस वालों को नहीं बताते और आप कुछ एडिंग कर देते हो, देन यू वुड बी गिल्टी फॉर द सेम पनिशमेंट इक्वल टू दैट ऑफ द अदर पीपल, ओके। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ व्हाट, नॉट प्रिपरेशन बट टू गेट गैदर्ड unlawfully to commit this act is an offense under IPC 402। एक पनिशमेंट होता है 7 साल का विथ रेगरस पनिशमेंट। उसके बाद होती है प्रेपरेशंस। यदि आप प्रेपरेशन करते हो, डेकोइटी प्रिपेयर करते हो कि यार हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, पूरी प्लानिंग बनाते हो, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, यहां से तुम जाना, वहां से तुम आना, ऐसे तुम करना, तुम ऐसे करना। इफ यू मेक एनी प्रिपरेशन, then you are again punished under section 399 of IPC, जो कहता है 10 साल का रेगरस पनिशमेंट होना चाहिए। और उसके बाद आता है इसका थर्ड स्टेज, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट डेकोइटी। अटेम्प्ट टू कमिट डेकोइटी मतलब डेकोइटी हुई नहीं है, अभी आप अटेम्प्ट कर रहे हो। यदि आप अटेम्प्ट कर दिया, वो अटेम्प्ट फेल हो गया,
तो आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो सर आई हैव अटेम्प्टेड दिस पर्टिकुलर wrongful act but it was not successful, so please I'm sorry, I would like to go for an excuse. No, you would not. Dacoity is only one particular criminal act where attempt to commit dacoity and the actual commission of dacoity will fetch the similar kind of punishment. मतलब attempt to commit dacoity is dacoity itself. मतलब dacoity commit करना और dacoity commit करने का attempt करना, ठीक है ना, मे बी इट हैज नॉट बिकम सक्सेसफुल, बोथ विल फेच द इक्वल अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। दोनों में आपको बराबर बराबर पनिशमेंट मिलेगा एंड दैट इज यू नो व्हाट, लाइफ इंप्रिजनमेंट। यदि आपने डेकोइटी कमिट कर दी यू आर गोइंग टू गेट लाइफ इंप्रिजनमेंट, आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलता है। और यदि लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं देते, किसी कारण से आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते, देन ए मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट। तो याद रखो डेकोइटी इज वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्राइम विच इन आईपीसी is absolutely crime from the very initial stage of its planning, then preparation, then attempt to commit dacoity and then actual commission of dacoity. ठीक है, तो पहले स्टेज में 7 साल की सजा, सेकंड स्टेज में 10 साल की और थर्ड स्टेज में उम्र कैद की सजा। लेकिन यदि आपको थोड़ा सा एक्सक्यूज मिल जाता है तो 10 साल की सजा और सारी सजाएं यहां पर रेग्रेस पनिशमेंट की होती है। ओके, दिस इज ऑल दैट हैपेंड इन dacoity। अब यदि मैं रॉबरी को देखूं पर्टिकुलर केस में, थेफ्ट में तो 3 साल की सजा है, एक्सटॉर्शन में 3 साल की सजा है, और रॉबरी में कितने साल की सजा है? रॉबरी में है 10 साल की सजा। लेकिन यदि रॉबरी सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने के पहले हो रहा है तो 14 साल की सजा। आप समझ रहे हो कि थेफ्ट कितना कम है और एकदम से एक्सटॉर्शन बढ़ा, फिर थोड़ा सा, उसके बाद रॉबरी आता है तो एकदम से बढ़ गया। विथ दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पनिशमेंट की एक पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट में कितना पनिशमेंट हो रहा है, मिल रहा है अक्यूज को, उसके हिसाब से बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज्ड। पनिशमेंट से हमेशा ये कैलकुलेट होता है कि ये कितना ये ग्रीवियस हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर डेकोइटी के बारे में वही है, व्हेन 5 or more than 5 people conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where whole number of persons conjointly committing or attempt to commit a robbery and persons present there and aiding such commission or attempt 5 to or amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to be commit dacoity। वही बात जो मैंने आपको बोली है, यदि आप सपोर्ट कर रहे हो, एड करना मतलब हेल्प करना। जैसे मैं बोलूं कि यार somebody is aiding, तो मतलब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि वो हेल्प कर रहे हैं। इफ somebody is helping, हेल्प कई तरीके से होता है। बाहर से खड़े होकर सीटी बजा के इशारा करना एक तरह का हेल्प होता है। किसी को कोई सामान चाहिए डेकोइटी कमिट करने के लिए, वो सामान पकड़ के कहीं से खींच करके लाना, चोरी करके लाना, या उस सामान को खरीद के लाना, इस प्रकार का हेल्प करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिंग। बाहर खड़े होकर सिर्फ पहरा देना कि कोई और तो नहीं आ रहा है, इज ऑल्सो ए सपोर्ट एंड यू आर equally guilty similar to that of the people who are actually committing dacoity। ठीक है, so this is what we have dacoity। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, इससे आपको dacoity के बारे में समझ आएगा। मान लीजिए 5 लोगों ने या 6 लोगों ने, मान लेते हैं कि 6 लोगों ने रॉबरी कमिट कर दिया, 5 या 5 से ज्यादा होते से dacoity का नाम लग जाएगा। ठीक है, हमेशा अक्यूज्ड क्या करता है, वो सोचता है कि मैं किसी प्रकार से dacoity से बाहर आ जाऊं। मतलब सर यदि डेकोइटी लग गया तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाएगी, तो कम से कम मैं रॉबरी में आऊंगा तो 10 साल के बाद बाहर तो जाऊंगा। तो सो मेनी टाइम्स अक्यूज्ड ये कोशिश करता है कि मैं किसी प्रकार से डेकोइटी से बाहर आ जाऊं। अब मान लेते हैं कि 7 लोग थे, 7 लोगों ने रॉबरी कमिट कर दिया, ठीक है। उसमें से 3 लोग कोर्ट से पूरी तरह से एक्विट हो गए। एक्विट मतलब बाइज्जत बरी हो गए। कैसे हो गए? बाइज्जत बरी हो गए। अब बोलोगे सर 7 लोगों ने जब रॉबरी कमिट कर दिया तो 3 लोग कैसे बरी हो गए? कुछ सीन ऐसा बना, जब रॉबरी कमिट हो रही थी उसमें 4 लोग थे, 3 लोग उनके मिलने जुलने वाले लोग थे, ओके। और जब रॉबरी कमिट करने के बाद वो 4 लोग भागने लगे तो ये जो 3 लोग थे वो इनको देख रहे थे भागते हुए, और उसमें से तीनों लोगों ने अपने मुंह पे ऐसे हाथ लगाया आश्चर्यचकित होते हुए। उनको बोला क्या कर रहा है भाई? तो पुलिस वालों को लगा कि ये तीनों भी उनके साथ में। तो जब पकड़ा है, when the police apprehended all of them, these all 7 people were prosecuted,
और अल्टीमेटली चार्ज क्या लगा कि सर 5 और 5 से ज्यादा है तो डेकोइटी का केस बनेगा, रॉबरी का क्यों बनाएंगे? रॉबरी में तो 10 साल की पनिशमेंट होगी और दिन के टाइम हुआ तो 14 साल की होगी नहीं। डेकोइटी बनेंगे तो या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए जाएंगे या तो 10 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट के लिए जाएंगे। तो पकड़ के ले गया, धर के ले गया। उसमें जो 3 लोग थे वो बोले सर हम तो इनको सिर्फ जानते हैं, हमारे पड़ोसी हमारे आसपास रहते हैं, पर इनका क्या एक्ट है, क्या करना चाहते हैं हमको थोड़ी ना पता है। Unfortunately, we were present at the site of robbery and we are not at all engaged in this activity. ना हमें मालूम है ना कुछ पता है। Lot of investigation took place और बाद में कोर्ट को समझ में आया कि ये तीनों सही कह रहे हैं, तो कोर्ट ने उन तीनों को बाइज्जत बरी कर दी। That means they got acquitted from the court. ठीक है, तो 7 में से 3 चले गए, बचे कितने? 4। अब जब 4 बचे तो इन चारों को डेकोइटी की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि डेकोइटी के लिए कम से कम 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली डेकोइटी से बाहर आके रॉबरी में चले गए। सो इन दैट केस व्हेन दे वर फाइनली कॉन्विक्टेड फॉर दैट ऑफेंस, इट वाज रॉबरी और उनको 10 साल की सजा हुई सबको। एक आपको बहुत बढ़िया किस्सा दिखाता हूं, सुनाता हूं। एक बार ऐसी रॉबरी हुई, तो रॉबरी में कुछ लोग पकड़ाए, 5 लोग नहीं पकड़ाए बट कुछ लोग पकड़ाए। ऐसे सवाल आपके सामने आ सकते हैं कि इफ इन अ रॉबरी देयर वर फ्यू पीपल हु कमिटेड रॉबरी, बट अमंग ऑल द पीपल ओनली 3 वर apprehended and they were prosecuted finally in the court of law, and it was found that they were present or they have actually committed the act of robbery. Okay, but कुछ लोग और भी थे but they abscond, वो भाग निकले, छुप के निकल गए। But in reality, after all investigation, it was found that there were more than 6 people. Okay, but the police were able to catch only 3 people out of them. तो 3 लोग बाहर निकल गए, चोरी छुपे बाहर किसी प्रकार से एब्सकॉन्ड के बाहर हो गए, लेकिन 3 लोगों को पकड़ा गया। Now the matter went to the court. The court has to decide whether it was a robbery or dacoity, because for the matter of robbery you have to be less than 5, but for dacoity it has to be 5 or more than 5. By robbery तो हो ही गया, there is no doubt about robbery, but whether this robbery will be contemplated as dacoity or not is absolutely based on how many people were present for that act of robbery. So it was 6 but 3 were apprehended by the police. 3 लोग निकल गए। बट कोर्ट ने बोला कि पूरे के पूरे एक्ट में, इस अनलॉफुल एक्ट में 6 लोग प्रेजेंट थे, 3 पकड़ा है, 3 अभी नहीं पकड़ा है। सो देयरफॉर we are not going to decrease the amount of punishment, and this particular unlawful act would be called as dacoity and not robbery. Just because that the police is not able to apprehend other 3 people, the whole event or the act would be called as robbery. No, it is not. It would be called as dacoity only. तो उस पूरे केस में डेकोइटी हुआ और अल्टीमेटली वहां पर जो सजा है लाइफ इंप्रिजनमेंट की मिली, एंड दे वर फाइनली स्पेयर्ड द होल टाइम इन द जेल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरा इंसिडेंट आपने सुन लिया, पूरा इंसिडेंट आपने पढ़ लिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान चुरा करके भाग रहे हैं। जब वो भागा, बहुत सारा ह्यूमन क्यू क्रिएट हो गया। जैसे ह्यूमन क्यू क्रिएट हो गया तो उसने सामान को फेंक दिया। He abandoned the property. जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी व्यक्ति ने उठाया था, उसने उस सामान को उठा करके अबैंडन कर दिया। अबैंडन करने का मतलब है he left that and now he is running without any property in hand. आप इस बात से हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब मैं वर्ड अबैंडन को इस्तेमाल करता हूं, इट जस्ट मीन यू आर नो लॉन्गर, ठीक है ना, यू नो लॉन्गर वांट yourself to be the owner or the possessor of the property. You have nothing to do with that property. आपने छोड़ दिया, पूरी तरह से आपने छोड़ दिया। अब आप भाग रहे हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं, और आपको किसी ने अप्रहेंड कर दिया, आपको किसी ने अप्रहेंड कर लिया, और पुलिस वाले ने जब आपको अप्रहेंड किया, पकड़ के आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने केस लगाया, यू वेर कमिटिंग रॉबरी, यू वेर कमिटिंग रॉबरी। अब मेरे को बताओ, क्या ये रॉबरी है कि प्लेन थेफ्ट है? Whether it is a robbery or it is a plain theft. आपने सामान उठाया, चोरी किया, भागने लगे, and when you were apprehended, आपने उठा करके abandon कर दी, छोड़ दिया कि ये ले, हटा, मुझे नहीं चाहिए, and then you started running. But you were caught in the middle of the market
and then the police have prosecuted you, ठीक है ना, and finally the court has to decide whether this is an act of robbery or this is an act of theft. Tell me whether it is an act of robbery or theft. You have to decide. बताइए, make it fast, give me the answer. रॉबरी होगा, थेफ्ट होगा, डेकोइटी तो होगा नहीं क्योंकि मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं तो आउट हो गया। एक्सटॉर्शन होगा नहीं क्योंकि व्यक्ति ने खुद अपना सामान उठाया, व्यक्ति ने खुद सामान उठा करके भागा तो डेफिनेटली एक्सटॉर्शन से आउट हो गया। अभी एक्सटॉर्शन नहीं होगा, डेकोइटी नहीं होगा, नाउ यू हैव टू आंसर वेदर इट इज रॉबरी और थेफ्ट। ओके, सुब्रत ने कहा इट इज थेफ्ट एंड रचित सेड इट इज रॉबरी। नाउ टेल मी द अदर पीपल, आई वांट योर आंसर। Yes, make it fast. Give me the answer. Do not hesitate. आपने सामान उठाया, भागने लगे, then you were apprehended, और वहां से भागने के चक्कर में आपने सामान को abandon कर दिया। जैसे आपने सामान को abandon कर दिया, इतने में पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया, and they are charging a crime or an offense on you. Now you need to tell me what is the right offense with which you should be charged. वो व्यक्ति किस particular offense से charged होना चाहिए? इट इज एब्सोल्युटली थेफ्ट। इसमें रॉबरी का केस नहीं बनेगा क्योंकि रॉबरी के केस के लिए आपको मैंने पहले बताया देयर हैज टू बी ए फियर ऑफ हर्ट, देयर हैज टू बी फियर ऑफ डेथ और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और समथिंग ऑफ सच सॉर्ट हैज टू बी प्रेजेंट देयर व्हिच इज एब्सेंट इन दिस केस। व्यक्ति ने जैसे ही सामान को छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होगा अब वो डर क्रिएट करने की स्थिति में, पोजीशन में नहीं है। दैट मीन्स द अक्यूज्ड इज नॉट इन ए पोजीशन टू क्रिएट दैट फियर or some sort of hurt or some sort of wrongful confinement on the part of the other person. So therefore this is no longer a case of, क्या बोलना चाहिए, robbery. This is a 100% case of theft. किसी ने पूछा सर रेग्रेस पनिशमेंट का मतलब क्या है? रेग्रेस पनिशमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपको जब जेल में आपको सेंटेंस मिल जाता है, आप पनिश्ड हो जाते हो, तो जेल में आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है ना। काम करने से मेरा मतलब है जैसे किसी को खाना बनाना पड़ता है, किसी को सफाई करनी पड़ती है, किसी को कुछ करना पड़ता है, ऑल दैट। रेग्रेस में आपसे ऐसा हेवी काम कराते हैं जैसे किसी पहाड़ को तोड़ करके उसमें से पत्थर निकालना, तो दीज आर कॉल्ड एज रेग्रेस पनिशमेंट। पत्थर को तोड़ना, जोर जोर से मार मार के हथौड़ी से पत्थर को तोड़ना, दीज आर द रेग्रेस पनिशमेंट्स। ओके, तो डेकोइटी में हमेशा रेग्रेस टाइप का पनिशमेंट मिलता है। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव इन डेकोइटी आफ्टर दिस रॉबरी। अब एक बार फाइनली मैं आपको बता देता हूं, आप इस पे कंपैरेटिव स्टडी कर लो। थेफ्ट में कॉन्सेंट नहीं लेता अक्यूज्ड कभी भी, ठीक है ना। पोजेशन से हमेशा पोजेसर के पोजेशन से सामान को ले जाता है ताकि वो एक रॉन्गफुल गेन किसी को या अपने आप को दे सके, और पोजेसर को एक रॉन्गफुल लॉस देता है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर इस प्रकार से उठाना कि आपका इंटेंशन ये है कि अगले वाले व्यक्ति को परेशान होना, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज थेफ्ट। जब सामान खुद विक्टिम उठा करके ला करके अक्यूज्ड को देता है, इसलिए क्योंकि उसको डर रहता है कि यदि मैं नहीं दूंगा तो ये मेरा किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा, देन दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सटॉर्शन। थेफ्ट से ही रॉबरी तक पहुंचते हैं या एक्सटॉर्शन से ही रॉबरी तक पहुंचते हैं। यदि थेफ्ट में या एक्सटॉर्शन में फियर ऑफ डेथ आ जाए, फियर ऑफ हर्ट आ जाए, या फियर ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आ जाए, या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट कन्फाइनमेंट आ जाए, तो वो बन जाता है रॉबरी। जब भी रॉबरी 5 और 5 से ज्यादा लोग कमिट करते हैं, देन इट बिकम्स ए डेकोइटी, ठीक है। चोरी कितने लोग भी कर सकते हैं, एक्सटॉर्शन कितने लोग भी कर सकते हैं, रॉबरी कितने लोग भी कर सकते हैं, और डेकोइटी कितने लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी रॉबरी 5 या 5 से ज्यादा लोग करेंगे, देन इन दैट केस दैट वुड बी कॉल्ड एज